अस्सलाम वालेकुम जी, वी आर बैक विद अनदर शो। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच खत्म हो चुका है। रावलपिंडी की डेड पिच के भी चर्चे रहे, लेकिन मेरे लिए इस मैच में कंपटीशन था कावर्डनेस और ब्रेवरी के दरमियान। और एंड ऑफ द डे जो कहते हैं ना कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, और वही हमें देखने को मिला है। इसी के ऊपर आज हमने डिस्कशन करनी है कि ये टेस्ट मैच किस तरह से रहा, पाकिस्तान की अप्रोच क्या रही, इंग्लैंड बेन स्टोक्स जिसका मैं भरपूर फैन बन गया हूँ, उसकी अप्रोच की वजह से इंग्लैंड के फॉर्च्यून्स जो बदले हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये कावर्डनेस पाकिस्तान की क्रिकेट से कैसे दूर जा सकती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सियाल भाई। अस्सलाम वालेकुम सियाल भाई। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ यासिर भाई भी मौजूद हैं। यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सैल भाई, जहांगीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, फिर किया एंजॉय आपने गेम आज का? देखिए गेम एंजॉय का तो जहाँ तक ताल्लुक है आई थिंक हम सबको ही मोर लेस अंदाजा था आफ्टर द फर्स्ट डे कि हम इसको चेस करते रहेंगे इस गेम को इवेंचुअली। और अगर हम थोड़ा सा ऑनेस्ट बात करें विच हमें जो करनी चाहिए कि बेन स्टोक्स और इंग्लैंड मैनेजमेंट अलाउड अस बैक इनटू द गेम। अदरवाइज वी हैड नो बिजनेस बीइंग इन दिस गेम। जब हम 650 रन दे देते हैं, भले फिर हम 625 कर भी देते हैं, और हमने कंसीड की थी 75 की लीड भी। उस टाइम पर हमारे पास मौका था कि हम जो है वो अटैक करते और हम कुछ सीखते कि इंग्लैंड की जो बॉलिंग अप्रोच थी उससे क्या हम थोड़ा सीखते और उसको हम अपनाते इंग्लैंड की सेकंड इनिंग्स की बैटिंग में। लेकिन हमने फिर वही फील्ड खोल दी और बिल्कुल अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली। उसकी वजह से इंग्लैंड ने और ज्यादा हम पे स्कोर किया और फास्ट स्कोर किया। उन्होंने आई थिंक 35-36 ऑड ओवर्स में उन्होंने 260 ऑड रन कर दिए और हमें जो है वो चैलेंज किया कि आप 4 सेशन में जो है वो मोरलेस 350 रन कर दें, जो कि एक कोई नामुमकिन टारगेट नहीं था, स्पेशली ऑन दिस डॉसाइल पिच। लेकिन फिर हमने देखा कि हमारी जो है वो ऊपर से 1-2 विकेट गिर गई। की विकेट्स अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम की ऑन द फोर्थ डे बिफोर द एंड ऑफ द फोर्थ डेज प्ले। एंड देन इट वाज इनकम्बेंट अपॉन अस कि हम इमाम और कंपनी जो है उसको थोड़ा आगे ले चलते। लेकिन वही जो हुआ कि इंग्लैंड वाज लुकिंग फॉर एन ओपनिंग एंड वी प्रोवाइडेड टू देम। और फिर उन्होंने जिस तरीके से वो रिवर्स स्विंग के स्पेल्स किए, हम उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। बस समरी यही है कि इंग्लैंड allowed us back into the game, and for me it was a fitting end. England deserved to win. They were the better side, and like you said, they were the braver side. And as you said, fortune favors the brave. जी यासिर भाई। जी वेरी वेल पुट सैल भाई, आई टोटली एग्री विद इट। और मैं तो मैच से पहले स्टार्ट करूंगा 24 आवर्स पहले कि वो पता नहीं कौन सा वायरस उनको इंग्लैंड की टीम को हिट किया था जिसने हमारी बैंड बजा दी 5 दिन। मेरा ख्याल है कि जब फर्स्ट बॉल के ऊपर, एक्चुअली फर्स्ट बॉल तो डॉट बॉल की थी नसीम ने, बट देन आफ्टर दैट जो 14 रन फर्स्ट ओवर में आए हैं वहीं से इंटेंशन स्टार्ट हो गई थी। एंड सिंस द फर्स्ट ओवर वी बीन लाइक चेजिंग दिस गेम। And again, as Salbhai rightly put, कि Ben Stokes actually put us back in the game. Otherwise, हम लोग तो शायद मैक्सिमम ये गेम ड्रॉ करने की तरफ ही जा रहे थे। मतलब पाकिस्तान वाज नेवर सपोज टू विन दिस गेम। तो हैट्स ऑफ टू बेन स्टोक्स कैप्टनसी। आई डोंट थिंक सो कि मैंने इस तरह की कैप्टनसी रिसेंटली, मतलब रिसेंटली क्या, मेरा ख्याल है लास्ट 20 साल में इतनी एग्रेसिव कैप्टनसी किसी की नहीं देखी। आई वुड से कि मतलब ये टेस्ट मैच इज राइट देयर जो पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था इंडिया के अंदर, जब सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी की थी। और उस टाइम पे वसीम अकरम की और सकलान मुश्ताक की जो बॉलिंग थी, आई वुड रेट दिस टेस्ट मैच राइट देयर, क्योंकि गिवन द कंडीशंस, गिवन द पिच, गिवन के मतलब क्या चल रहा था। और पाकिस्तानी बैटिंग ये वो मतलब इतनी हल्की बैटिंग लाइनअप नहीं थी जो हमारे पास 5-7 साल पहले था कि मिसबा और यूनुस के अलावा हमारे पास कोई बैटर ही नहीं है। मतलब दीज आर वेरी गुड बैट्समैन। तो against the pitch, against the sunlight, I think England has done a miracle, and it's probably right there in one of the greatest victories England ever had overseas. जी बिल्कुल। जी, मैं थोड़ा-सा अपना इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। इतने में आप सोच लीजिए यासिर भाई कि हमने किस चीज़ के ऊपर बात करनी है। देखिए, मैंने जो बोला है ना कि कावर्डनेस और ब्रेवरी के दरमियान ये मुकाबला था, उसका रीज़न थोड़ा-सा बैकग्राउंड मैं बताना चाहूँगा। यही इंग्लैंड की टीम है जिसके कप्तान थे जो रूट अबाउट अ ईयर अगो, 8-9 मंथ्स अगो। वो एशेज़ बुरी तरह हारे थे, शायद 5-0 या 4-0 जो भी हुआ था। उसके बाद से जो रूट को हटाया गया, ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स आए। वही प्लेयर्स हैं। जब जो रूट कैप्टन था तो इनको ओपनर ही नहीं मिल रहा था।
अब इनके पास बेन डकेट जैसे ओपनर आके सेंचुरीज बना रहे हैं। अब वही जेम्स एंडरसन उस डेड पिच के ऊपर वे आउट भी कर रहा है। वही बेन स्टोक्स चाहता है तो जो जेम्स एंडरसन को नया बॉल भी नहीं देता है। इंग्लैंड की क्रिकेट में जो इंग्लैंड में रहने वाले लोग हैं ना, वो आपको बता सकते हैं कि जेम्स एंडरसन जिस टीम में खेलता है ना, वो नया बॉल ही करता है। ये थोड़ा-सा वसीम अकरम वाला फैक्टर है। उसको नया बॉल ना दिया जाए तो वो अपना थोड़ा-सा इंसल्ट फील करता है। तो ये बैकग्राउंड थोड़ा-सा मैंने इसलिए दिया है कि जब आपके पास टैलेंट हो, आपके पास एबिलिटीज़ हों, तो फिर मैटर नहीं करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस की अगर थोड़ी-सी कमी भी हो ना, पॉज़िटिव माइंडसेट जो है ना, वो आपको जीत की राह के ऊपर डाल ही देता है। ये इंग्लैंड की टीम ने दिखाया है पिछले समर से लेके इस टेस्ट मैच तक। आपको पता है कि इससे पहले इंग्लैंड ने सिर्फ़ पाकिस्तान में 2 टेस्ट मैचेज़ जीते हैं, जिसमें अच्छी टीमें भी थी, बुरी भी थी। लेकिन इस इंग्लैंड की टीम ने पूरी दुनिया के लिए एग्ज़ाम्पल सेट की है कि आपको रूथलेस अप्रोच के साथ खेलना है, आपको फ़ियरलेस होके खेलना है और रिज़ल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेलनी है, तो दुनिया की कोई भी टीम आपके आगे नहीं टिकेगी। यही इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप जिसके ऊपर हम मज़ाक उड़ा रहे थे कि ये पाकिस्तान की डेड पिचेज़ के ऊपर 20 कैसे आउट करेंगे। ये क्यों आउट किए हैं? सिर्फ़ उनकी रूथलेस अप्रोच की वज़ह से और उनकी ब्रेव कैप्टेंसी की वज़ह से। दूसरी तरफ हमारा जो कॉवर्डनेस जो मैंने बोला है, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट रियली यूज़ दीज़ हार्श वर्ड्स नॉर्मली, लेकिन मुझे अफ़सोस होता है कि हमारी टीम में एबिलिटी है, टैलेंट है, सुपरस्टार्स इन द मेकिंग है, लेकिन क्यों डर है हमें? डर पीछे से आता है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ से। जब हमारे पीसीबी चेयरमैन आके बोल के कह देते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया से हारना नहीं चाहते थे और हमने उनके बॉलर्स को गेम से निकालने के लिए ऐसी डेड पिचेज़ बनाई। व्हाट डज़ दैट टेल अस? कॉवर्डनेस है। हम डरते हैं, हम हारना नहीं चाहते। जब आप हार का सोचोगे तो आप हारोगे ही। जब आप रूथलेस अप्रोच के साथ जाओगे, जब आपके ज़हन में यही होगा कि हमने वी गोना गो आउट देयर, वी गोना प्ले आवर नॉर्मल गेम एंड वी गोना एक्चुअली बीट द अदर टीम, ठीक है? तो ये लीडरशिप से आता है, ये माइंडसेट से आता है। ये स जब दुनिया में कोई भी आप काम करते हैं ना, जैसा आपका ज़हन चाहता है, आपकी बॉडी वैसा रिएक्ट करती है। अगर आपके ज़हन में डर होगा, तो आप हारोगे ही। और ये कॉवर्डनेस फिनिश होनी चाहिए, लीडरशिप बेहतर होनी चाहिए पाकिस्तान की टीम में। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड क्योंकि मैं इस पाकिस्तान टीम को बड़ा हाइली रेट करता हूँ। टैलेंट वाइज़, एबिलिटी वाइज़, they all are superstars in the making. Babar Azam is a superstar already and the rest of the guys are superstars in the making. फिर क्यों ये कॉवर्डनेस है यार? अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करें और गो आउट देयर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। जी, आसिफ भाई। नहीं जहांगीर भाई, आई थिंक स्पॉट ऑन। और आपने जो सारा सम अप किया, आई थिंक इट्स ऑल ड्यू टू द फैक्ट कि मतलब स्किल है, एबिलिटी भी है, बट एग्जीक्यूशन मिसिंग है। तो मे बी आई पुट इट इन अ क्वेश्चन एंड मे बी सैल भाई कैन रिस्पॉन्ड और यू कैन रिस्पॉन्ड कि आपको क्या लगता है कि ये हमारा जो मैनेजमेंट कॉम्बिनेशन है इस कैप्टनसी के साथ और सारा कुछ है, मतलब हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि हम लास्ट ईयर T20 का फाइनल सेमीफाइनल हारे ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद हम इस ईयर फाइनल हारे और क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर एशिया कप हम फाइनल हारे। तो हम काफी क्लोज जाके हम हार रहे हैं गेम में। और इस टेस्ट मैच में मतलब डे वन से हमें पता था कि इंग्लैंड ने किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। इंग्लैंड को भी पता था कि हमने किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेइंग 11, जब हम लोग सब क्रिटिसाइज कर रहे थे कि एब्रार इज नॉट इन पार्ट ऑफ दिस प्लेइंग 11, तो मतलब that shows something is wrong there, or either the management is totally thinking something out of the world or something like that. तो मतलब I think mindset is there, but what's your take? मतलब starting from playing 11, starting how England play this cricket, what do you guys think कि मतलब हम लोग कहाँ पे लैग कर रहे हैं? आई थिंक मैं आपको एक फर्दर स्टेप पीछे ले चलता हूँ। जब हमने 18 मैन स्क्वाड अनाउंस किया था, दैट आल्सो शोड अ लॉट टू अस फैंस, क्योंकि आप होम सीरीज के लिए 18 मैन स्क्वाड नहीं सेलेक्ट करते। बहुत कम टीमें, आई डोंट इवन रिमेंबर एनी टीम्स दैट हैव डन इट बिफोर, बिकॉज़ अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उसी वक्त आप जो है वो दूसरे प्लेयर को जो है वो फौरन ले आते हैं, यू नो, वेदर इट बी यू नो इन एनी पोजीशन, बॉलिंग और बैटिंग। जिस तरह से अभी अभी हारिस रऊफ जो है वो शायद अवेलेबल ना हो सीरीज में, तो if that was the case then we could always bring somebody back. तो वहां से पता चलता था कि हम क्या माइंडसेट से जा रहे थे। हम खुद कंफ्यूज थे, quite frankly we were just confused, we didn't know what to do,
वी हैड अ लाइक जहांगीर भाई राइटली सेड कि हमारा जो वो किलर मेंटालिटी नहीं थी हमारे में, कि हम जो है वो अपने आप को बैंक कर सकते थे अपने ऊपर, कि हम अच्छी पिचेस बनाएंगे, हम स्पोर्टिंग पिचेस बनाएंगे और वहां पे हम अपने बॉलर्स को ये मौका देंगे कि आप जाएं और विकेटें लें, क्योंकि कोई भी टेस्ट मैच जैसा हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि 20 विकेट्स के बगैर आप नहीं जीत सकते। और उसके बाद भी हमने अबरार को नहीं डेब्यू करवाया और हमें जवाब उसका ये मिलता है कि ही वाज नॉट इन द पैकिंग ऑर्डर, जाहिद वाज अहेड ऑफ हिम। तो दैट शोज कि व्हाट द मैनेजमेंट इज थिंकिंग एंड वेयर द माइंडसेट इज राइट। तो हमने अजहर अली पे भी बात बहुत की है, आई डोंट वांट टू हार्प ऑन हिम टू मच, लेकिन हमने ये बात की है उसके बारे में भी कि जस्ट बिकॉज ही इज close to a landmark of playing 100 tests, is that the reason he's in the squad? If that's the case, then there is no reason for him to being in the squad. We have players like Saud Shakil. हमने फवाद को भी ड्रॉप किया हुआ है, and you guys know my opinions on that. लेकिन मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन अगर सऊद को हम ड्राफ्ट करते हैं और उसमें पोटेंशियल नजर आता है और उसने आज जिस तरीके से बैटिंग की है, तो उससे पता चलता है कि हमारे पास प्लेयर्स हैं। जैसा जहांगीर भाई ने कहा, वी हैव द प्लेयर्स राइट। हमें टेस्ट क्रिकेट के अंदर देयर इज सम थिंग्स दैट वी नीड टू लर्न एज अ टीम, कि हम किस तरीके से जो है वो परफॉर्म करते हैं, हम किस तरीके, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट परसिवियरेंस, ठीक है ना। आप सेशन बाय सेशन खेलते हैं, आप एक सेशन में जीत नहीं सकते, बट अगर आपका एक सेशन खराब होता है तो आप उसमें हार सकते हैं। आज हमने देखा कि हमारा लास्ट सेशन जो था वो माइट बी आर्ग्यूबली आवर वर्स्ट सेशन ऑफ द होल गेम्स, लेकिन फिर हम वी हैड टू पे विद द गेम, हम हार गए गेम। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत कंफ्यूज माइंडसेट था हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम द पिचेस। जिस तरीके से जहांगीर भाई ने भी कहा कि पीसीबी के चेयरमैन हमें कहते हैं कि वी जिस तरीके ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर जो कोर्ट्स आए थे और अभी उन्होंने पूरा अपना स्टैंड चेंज कर दिया, तो कहीं ना कहीं देयर इज सम डिसऑनेस्टी। हम किसी की इंटेग्रिटी पे सवाल इतना आराम से नहीं करते, लेकिन अगेन we're just going to go by with what we see in courts and the interviews and whatever the case may be. तो उस लिहाज से confused squad, delusional planning, really mediocre captaincy, and again execution was even worse, ठीक है ना। तो if you take all those things and put it all together, this is what you get, an all time worst performance by bowling, और फिर जिस रेट से इंग्लैंड ने दोनों इनिंग्स में हमें जो रन्स किए हैं, the thing that really pains me is that our batting stood up to England in the first innings. We didn't expect we were going to get that close to England के 657 के क्लोज के स्कोर के ऊपर, लेकिन हमने उसको भी काफी तक हम करीब तक आ गए थे उसके। तो अभी हम अपनी बॉलिंग से माने जाते हैं, बट इन माय ओपिनियन इन टेस्ट क्रिकेट our batting has taken over, our bowling is really far behind. Unless we get this thing corrected, अभी हम जब अवे टूर्स में जाएंगे ना, फिर हम और एक्सपोज हो सकते हैं इसके अंदर, अगर हम इसको करेक्ट नहीं करते अपने माइंडसेट को भी, और अपनी अपनी जो ऑन फील्ड डिसीजंस हैं उसको हम अगर करेक्ट नहीं करेंगे, तो आई एम सॉरी बट वाइट बॉल के अंदर हम जो है वो एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड क्रिकेट होती है। लेकिन टेस्ट मैच के अंदर आपको छुपने की जगह नहीं मिलती, आपको अपोजिशन को आउट करना पड़ता है। सेल भाई एक्सीलेंट पॉइंट्स। और जहांगीर भाई आप इसी को थोड़ा एलेबोरेट करें, और साथ में काइंडली मतलब मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि समबडी जिसने 96 टेस्ट मैचेस खेल दिए हैं उसका क्या रोल है टीम के अंदर। मतलब करंटली तो उसको हम ऐसे लग रहा है कि बाकी टीम कैरी कर रही है, अजहर अली की बात कर रहा हूँ। तो 96 समबडी हु हैज प्लेड 96 टेस्ट मैचेस, उसको तो हर दूसरे मैच में सेंचुरी करनी चाहिए, या उसको हर एवरी अदर गेम जो है उसको जितवानी चाहिए पाकिस्तान के लिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम उसने कौन सा मैच जितवाया था पाकिस्तान को, इतनी देर हो गई है। तो मतलब आप अपना एनालिसिस करें और बताएं कि मतलब व्हाई वी आर लिंगरिंग ऑन विद अजहर अली। यार ये फिर वही जो चाल भाई बात कर रहे थे कि कंफ्यूजन एक है, और दूसरी जो मैं पहले बात कर रखा कि रूथलेस अप्रोच नहीं। जब आपकी अप्रोच रूथलेस होती है ना, तो फिर आप अपोजिशन के अगेंस्ट भी उसी अप्रोच के साथ जाते हो, और किसी प्लेयर को पिक करने के लिए या ड्रॉप करने के लिए भी आप टफ डिसीजंस लेने के लिए रेडी रहते हो। दैट इज व्हाट यू कॉल रूथलेस अप्रोच। कि आप ये नहीं देखते हो कि कौन कितना बड़ा नाम है, आप ये देखते हो कि उस बड़े नाम का मेरी टीम को क्या फायदा हो रहा है। एंड अजहर अली खान अनफॉर्चुनेटली इज अ वेरी नाइस पर्सन, उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। लेकिन जब आप एज ए सीनियर प्ले टीम के ऊपर बर्डन बनते हो ना, देन यू शुड कॉल इट डे योरसेल्फ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा कल्चर ऐसा नहीं है, और अजहर अली शायद 100 टेस्ट मैचेस पूरे करने चाहते हैं, विच इज नॉट राइट अप्रोच। अगेन कि आपकी टीम पहले है,
आपने वो प्लेयर्स पिक करने हैं जो टीम को जितवाते हों। जैसे श्याम भाई ने कहा कि पिक इन ऑर्डर में ज़ाहिद पहले था, लेकिन एज़ अ मैनेजमेंट, एज़ अ कैप्टन, यू नीड टू डिसाइड हू इज़ गोना रन थ्रू इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप। इज़ इट अब्रार और इज़ इट ज़ाहिद? ऑब्वियसली इट इज़ अब्रार, क्योंकि वो बेहतर फॉर्म में है। सिंध की टीम में दोनों एक ही टीम में खेलते हैं और सिंध की टीम मेजॉरिटी ऑफ द मैचेज़ अब्रार को खिला रही थी और ज़ाहिद नहीं खेला था। तो ये वही रूथलेस अप्रोच की निशानियाँ हैं ना, कि अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके अज़हर अली हैं या आपके इवन इमाम हैं या फॉर दैट मैटर एनी अदर प्लेयर, जो भी प्ले टीम के ऊपर बर्डन बन रहा है, जो कैजुअल्टी है बेसिकली एंड यू कैरिंग हिम फॉरवर्ड, उसका कोई टीम में जगह नहीं है। बाकी माशरों में ऐसा नहीं होता है। सीनियर प्लेयर्स जैसे सयाल भाई ने या आपने बोला एक्चुअली कि सीनियर प्लेयर्स टीम को फ्रंट से लीड करता है। जैसे यूनुस भाई करते थे, मिसबा भाई करते थे व्हेन दे वर सीनियर्स एंड अज़हर और असद का बाद में रोल था, असद को ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन व्हाई नॉट अज़हर अली? अगर असद ने उस रोल को टेक अप नहीं किया और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली मिडल ऑर्डर में कि जहाँ यूनुस और मिसबा को रिप्लेस करके वो मैचेस जितवाता, तो अज़हर ने भी नहीं ली थी। तो फिर एक बंदे के लिए एक रोल और दूसरे के लिए दूसरा रोल क्यों है? वही फवाद आलम जिसकी 1 1/2 सीरीज़ अगर बुरी गई है, आपने उसको ड्रॉप किया है, लेकिन फॉर सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेज़ अज़हर अली कैसे कंटिन्यू हो गए? अगर आपका शान मसूद जैसा क्वालिटी प्लेयर बाहर बैठा है, जस्ट बिकॉज़ यू वांट टू कंप्लीट 100 टेस्ट मैचेस फॉर समबडी, I'm really sorry with this kind of approach, you cannot win games. आप प्लेयर्स को प्रेज़ कर सकते हैं, उनकी अ, मतलब उनके करियर आप बना सकते हैं, लेकिन या तो आप करियर्स बनाएँगे या फिर आप मैचेस जीतेंगे, ठीक है ना? ये एक मैं फाइनल एग्ज़ाम्पल दूँगा इसके ऊपर कि ये बेन डकेट है। आज से कुछ 5-6 साल पहले शायद ये खेला था इंग्लैंड के लिए और उस वक़्त शायद जो रूट या एलिस्टर कुक कैप्टन थे, जो भी थे। तो इनकी थोड़ा-सा फड्डा बन गया था और इन्होंने कुछ ड्रिंक भी फेंक दिया था जेम्स एंडरसन के ऊपर और उसके बाद क्योंकि उस वक़्त उनकी अप्रोच पाकिस्तान जैसी थी, ठीक है ना? कि जेम्स एंडरसन इज़ अ बिग गाय इन द टीम और उसके आगे कोई बात भी नहीं कर सकता है। ऐसा कल्चर था इंग्लैंड की टीम में, जो केविन पीटरसन ने भी बताया है कि ग्रेम स्वान, ब्रोड और एंडरसन को अगर आपने बॉल भी थ्रो करना है ना, तो वो भी वन बाउंस नहीं जाना चाहिए, उसके हाथ में जाना चाहिए। वो वाली अप्रोच थी इंग्लैंड की। लेकिन इस इंग्लैंड की टीम में अगर जेम्स एंडरसन सूटेबल नहीं है किसी कंडीशन में नया बॉल करने के लिए, तो वो नहीं करता है। जब से जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के लिए खेल रहा है, स्पेशली व्हेन ही गॉट एस्टैब्लिश्ड इनटू द टीम, कभी भी किसी कैप्टन की हिम्मत नहीं थी कि उसको बोलो कि तूने आज नया बॉल नहीं करना है। वो अप्रोच बदली, वो माइंडसेट बदला, वो रूथलेसनेस आई, तो इंग्लैंड की टीम बदली। टैलेंट में ऑब्वियसली दे हैव सम गुड बैटर्स, लेकिन बॉलिंग में क्या टैलेंट है यासिर भाई? हमारी भी चलो बॉलिंग इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखा जाए, तो दे आउट बॉल्ड अस विद दैट मिलिट्री मीडियम पेसर बॉलर्स। यार उन्होंने आपका जीना हराम किया हुआ था इस टेस्ट मैच। और आपके इसी तरह के जो बॉलर्स हैं, उन्होंने उनको उनको आपने खिलाया नहीं है। फॉर एग्जांपल अब्बास हैं, हसन अली हैं, जो भी है। अगर आप ये कहते हैं कि एक्सपीरियंस की कमी है, देन यू शुड हैव पिक्ड दोज़ गाइज़। Approach, confusion, there's so many things which need to be corrected at the management level. मैं प्लेयर्स को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूँगा, प्लेयर्स की कोई गलती नहीं है। दे fought well according to their capacity. लेकिन जब आप के नेगेटिव माइंडसेट के साथ आएँगे, आपके मैनेजमेंट और कप्तान के और पीसीबी चेयरमैन के ज़हन में भी ये होगा कि हम कहीं मैच हार ना जाएँ यार, अगर हार गए तो शायद मेरी कुर्सी भी चली जाएगी, तो फिर प्लेयर बेचारे का कोई कसूर नहीं है मेरी नज़र में। अच्छा यार जहांगीर भाई, थोड़ा रिलैक्स करें, अभी 2 टेस्ट मैचेस और भी हैं। अगर आप सारी भड़ास इसी में निकाल देंगे तो अगले 2 टेस्ट मैचेस में क्या बोलेंगे, तो जस्ट अगले काम आप डाउन। जीतेंगे नहीं। अच्छा, वो आप जो अप्रोच की बात कर रहे हैं ना, उसके ऊपर मैं कल कमेंट्री सुन रहा था उसकी, तो मतलब वकार यूनिस कमेंट्री के दरमियान में बोल रहा है कि सारी रात मैं सुबह सो के उठ के आया तो मैं रात को ये सोचता रहा कि इनकी वही अप्रोच होगी इंग्लैंड के बॉलर्स की, और ये उसी तरह के बाउंसर करेंगे, और तो ये तो लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं सुबह सुबह। तो दिस टेल्स यू के वकार यूनिस, जो कि हमारा मतलब एक जमाने में तो नंबर 1 बॉलर भी रहा है और प्रॉब्ली वन ऑफ द ग्रेट्स एवर प्लेड फॉर पाकिस्तान, और जिसने इतना अर्सा कोचिंग भी की है हमारी। अब ये आप उसकी हमारे उनकी थिंकिंग का हाल देख लें कि वी कैनॉट आउट थिंक द ऑपोजिशन। तो हम लोग इन बेचारे जिन्होंने 10 फर्स्ट क्लास गेम खेले हुए हैं, उन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वहां पे जाके मेरिकल करेंगे। और दूसरा ये कि यूसुफ भाई स्पेशली अब गए हैं मुल्तान की पिच बनवाने, तो मुझे लग रहा है कि वो तो 1000 रन बनेंगे उस पिच के ऊपर।
तो व्हाट्स योर टेक सैल भाई, कि आप क्या समझ रहे हैं कि क्या चेंजेस करनी चाहिए पाकिस्तान को सेकंड मैच में, ताकि हम लास्ट डे भी स्विंग रिवर्स स्विंग ना कर सके बॉल? यार देखें, आपने जो आई थिंक यू 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 आंसर्ड योर ओन क्वेश्चन। आई थिंक जिस तरीके से आपने कहा कि रिवर्स स्विंग इज अ बिग फैक्टर व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानी पिचेस एंड टेस्ट क्रिकेट की जो हम बात करते हैं। अगर हम थोड़ी सी ग्रास छोड़ भी देते हैं ना विकेट के ऊपर, तो यह पहले एक दो सेशन में जो है वो हेल्प हो जाती है ऑन डे वन, लेकिन उसके बाद पिच जो है वो फ्लैट आउट हो जाती है, यू नो इट फ्लैटन्स आउट, एंड देन इट्स रियली गुड फॉर बैटिंग फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट विकेट्स लेते हैं ना, तो वो विकेट्स आपको रिवर्स स्विंग से ही मिलती है पाकिस्तान के अंदर। चाहे आप, आई वुड गो बैक टू वसीम अकरम, वकार हिमसेल्फ, यू नो शोएब अख्तर, यू नो फिर उसके बाद समी, उसके बाद उमर गुल, फिर मोहम्मद आसिफ। ये सारे जो बॉलर्स 2009-10 तक जब हमारी क्रिकेट हमारे घर पे हो रही थी, तो अगर आप उसकी ज़रा हिस्ट्री देखें, तो हमने हमेशा से अपनी पेस बॉलिंग से ही लोगों को बैम्बूजल किया है, ठीक है ना? लेकिन फिर हम गए यूएई में, और वहाँ पर जो है वो थोड़ा-सा चीज़ें चेंज होने लगी कि भई वहाँ पे लो एंड स्लो विकेट्स होती थी, और फिर हमारे पास यू नो ऑब्वियसली अ जीनियस लाइक सईद अजमल थे, और फिर यासिर शाह हू इज़ आल्सो वर्ल्ड क्लास बॉलर। तो फिर उन लो एंड स्लो पिचेस पे our batters were at home, and we stopped producing those world class fast bowlers. If you ask me, we had good bowlers, but I don't think we had any players जिस तरीके से जिनका भी नाम मैंने मेंशन किया, उस टाइप के बॉलर्स हमारे पास 2009-10 के बाद कंसिस्टेंटली नहीं आए। यस वी हैड एन आमिर, यस वी हैव अ शाहीन शाह अफरीदी इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, बट अभी वो अपने आप को शाहीन शाह एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और आमिर का तो हमें पता है कि उनके ऊपर बैन लगा हुआ था, एंड सो फॉर्थ एंड सो ऑन। तो प्रॉब्लम ये है कि हम जब यूएई गए, तो हम भूल गए कि हम किस तरीके से घर पे मैचेस जीतते थे। अब लोगों को याद रखने की जरूरत है कि यस वी नीड टू मेक स्पोर्टिंग पिचेस, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, बट हैविंग सेड दैट, इट इज आयरॉनिक दैट वी यू नो रिवर्स स्विंग ने जो है वो आज हमें जो है वो मैच हराया है। और रिवर्स स्विंग इजाद किसने की है? पाकिस्तानी बॉलर्स ने। इफ यू गो बैक 30-40 years, तो इट इज नो सीक्रेट कि पीपल हैव leapfrogged us, other countries have kind of gone ahead, and we are chasing them like Jahangir bhai rightly said। तो हमें उसको देखना पड़ेगा। वे फॉरवर्ड यही है, आप मैचेस जीतेंगे अपनी पेस बॉलिंग से। यहाँ पे पाकिस्तान में रैंक टर्नर्स बहुत ही कम बनते हैं। जब तक हम अपनी पेस बॉलिंग को स्ट्रेटन आउट नहीं करेंगे, और उसका सबसे बड़ा फैक्टर है कैप्टनसी। आप स्टोक्स की कैप्टनसी को देखें, उन्होंने हमारी 20 विकेटें ली हैं, आउट किया है उन्होंने हमें। हमने उनकी अगर 17 विकेटें ली है ना, तो मोस्टली विकेट्स उन्होंने थ्रो किए हैं, बिकॉज दे डिडंट केयर अबाउट द विकेट्स। दे हैड इनफ रन्स ऑन द बोर्ड where they could go and attack all our bowlers, and in doing so, most of the wickets came when they were attacking us, versus we created pressure and we bought the wickets। ठीक है ना? हमने फिर भी नहीं सीखा फील्ड प्लेसिंग वगैरह से, और कैप्टनसी की तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। तो जब तक हमारी कैप्टनसी ठीक नहीं होगी, हमारी बॉलिंग सीट ठीक नहीं होगी, हम चाहे जितनी रन्स बोर्ड पे लगा दें, मैचेस हम नहीं जीत सकते कंसिस्टेंटली। अच्छा जहांगीर भाई, इट्स वेरी फनी कि आप जिस फोरम पे चले जाएं, जिस स्पेस पे चले जाएं, सब लोग कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान को स्पिन पिच बनानी चाहिए, जबकि रैकेट ये बताता है कि पाकिस्तान जो है वो एज अ कंट्री उसका सबसे हाईएस्ट एवरेज है फोर्थ इनिंग में स्पिनर्स का, और अमंग ऑल द 10 टेस्ट प्लेइंग नेशंस। और लास्ट टाइम किसी स्पिनर ने फाइफर जो लिया था वो 1986 पे लिया था, लेकिन बावजूद उसके हर बंदा इस पुश पे लगा हुआ है कि हमें स्पिन विकेट बनानी चाहिए। तो आपका क्या एनालिसिस है कि मुल्तान में हमें किस तरह की विकेट देखने को मिलेगी, एंड व्हाट शुड पाकिस्तान मेक चेंज इन देयर 11 बेसिकली टू टू कम्पीट विद दिस इंग्लैंड साइड? जी बिल्कुल यासिर भाई, आपने सही बात की है। हमारे लोग शायद इंडिया को देखते हुए या श्रीलंका को देखते हुए ये बात करते हैं, क्योंकि जैसे साल भाई ने कहा कि हमने काफी अर्से से पाकिस्तान में क्रिकेट खेली नहीं। लेकिन पाकिस्तान की हमेशा से ही स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है यार। अगर आपको याद हो तो एक स्पेस हम कर रहे थे, तो मैंने पूछा था आप लोगों सबसे कि यार हम ये तो कह रहे हैं कि हमें स्पिन विकेट्स बनानी चाहिए, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ है क्या? एज ए टीम जब आप होम टीम होते हो, तो पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आई एम रियली सॉरी टू से दैट स्पिनर्स हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, ना ही पहले कभी थे, ना अब है। इस टीम में ना फास्ट बॉलिंग में एक्सपीरियंस है, ना ही स्पिन बॉलिंग में एक्सपीरियंस है। लेकिन फास्ट बॉलिंग को एक तरफ रख के फास्ट बॉलिंग को एक तरफ रखें, तो आपको फास्ट बॉलिंग का पलड़ा भारी ही नज़र आएगा, बिकॉज़ एट लीस्ट उनके पास कुछ इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस है। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हमेशा से फास्ट बॉलिंग रही है और अब भी फास्ट बॉलिंग ही है। अगर हमारी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ ना होती ना, तो इस डेड पिच के ऊपर पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स ना खिलाता, 2 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर के साथ ही जाता, एंड
वो भी कन्फ्यूजन जो पहले बात कर रहे थे, कन्फ्यूजन थी कि आप चाहते थे, बाबर आजम ने जब बोला कि मुझे टर्निंग पिच चाहिए थी, टर्निंग पिच अगर आपको चाहिए थी तो फिर आपने एक फ्रंट लाइन स्पिनर क्यों खिलाया भाई? फ्लैट पिच थी, 2 स्पिनर खिलाते ना। फ्लैट पिच का यही होता है कि वो डे 4 और 5 के ऊपर जाके टूटेगी, बॉल टर्न करेगी, लेकिन आपने नहीं खिलाया क्योंकि आप खुद कन्फ्यूज़ हैं कि आपको पता नहीं है कि आपके फास्ट बॉलर्स आपको मैच जितवाएँगे या स्पिनर्स। मेरे लिए पाकिस्तान को स्पोर्टिंग पिच बनानी चाहिए। जेम्स एंडरसन एक अकेला है यार, उससे ना डरो। चैलेंज योरसेल्फ एज़ अ बैटिंग यूनिट यार। आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसी बाबर आज़म ने, इसी अज़हर अली ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हर जगह के ऊपर रन्स जाके बनाए हुए हैं। अगर एक सेशन फास्ट बॉलिंग का आपको निकालना पड़ेगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। अपने अपने इनएक्सपीरियंस्ड बॉलर्स को थोड़ा-सा सपोर्ट दें। बेचारे नसीम शाह यार, इट इज़ हार्टनिंग फॉर मी टू सी कि ये नसीम शाह उस स्पोर्टिंग पिच के ऊपर वर्ल्ड कप के फाइनल में 2 ओवर बेन स्टोक्स को जो किए थे, उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। यही नसीम शाह जब पाकिस्तान की पिचेज़ के ऊपर बॉल कर रहा है तो एक ऑर्डिनरी सा बॉलर लग रहा है। दैट इज़ रियली सैड फॉर मी टू सी। आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफ़ाई कीजिए, फास्ट बॉलिंग के लिए स्पोर्टिंग पिच बनाइए। मॉइस्चर थोड़ा-सा आप छोड़ेंगे ना तो वो डे और 4 और 5 के ऊपर जाके वो पिच टर्न करती ही है जो थोड़ी-सी सॉफ्ट रहती है। वो सॉफ्ट कैसे रहेगी? आप मॉइस्चर आपको छोड़ना पड़ेगा। वो अगर आप जेम्स हेंडरसन की एक बनाना स्विंग से डरेंगे और आप वही है कि आपके बैट्समैन रन नहीं बनाएँगे, यार हमारी सेंचुरीज़ नहीं बनेंगी, तो फिर तो आपको हार ही मिलने वाली है ना। तो चेंजेज़ की जो आपने बात की है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हारिस तो खेलेगा नहीं, तो शायद ये मोहम्मद अली और नसीम शाह को तो खेलना पड़ेगा, लेकिन आई रियली थिंक कि इनको हसन अली को ऐड कर लेना चाहिए फॉर दैट टेस्ट मैच, क्योंकि उनके अलावा तो हमारे पास कोई बॉलर है नहीं। आई डोंट सी वसीम जूनियर प्लेइंग अ टेस्ट मैच और इम्पैक्ट कोई वो डाल पाएगा, मुझे नहीं ऐसा लगता है। उसके साथ हमारे पास फ़हीम अशरफ है, हू इज़ अ मिलिटरी मीडियम पेसर हू कैन प्ले एज़ एन ऑल-राउंडर, बट ही कांट बी योर मैच विनर विद द बॉल। You need match winners with the ball. You need bowlers who run through opposition. एक अबरार है, you have to give him the next 2 games. दोनों उसको दीजिए, ज़ाहिद को बाहर बैठाइए, दूसरा स्पिनर आप ऐड कर सकते हैं नवाज़ की शक्ल में, नुमान अली की शक्ल में, आप अपनी बैटिंग थोड़ी-सी कम भी कर सकते हैं। आज इस मैच में आपने 7 बैट्समैन खिला के क्या अचीव कर लिया है यार? आपको अपनी बॉलिंग को ही स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और आपको रूथलेस अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। इंग्लैंड की टीम डिफेंसिव माइंडसेट वाली टीम को पास भी नहीं आने देगी। चलें, वेरी वेल सेड यार। लास्ट पॉइंट कोई बेन स्टोक्स पे बात करें और फिर स्पेस इसको एंड करते हैं अपने व्लॉग को। तो probably do you आप guys कीजिए ना, think कि one of the greatest all-rounder ever played for cricket? आप कीजिए ना बात, सारी बातें हमसे कहलवा दी हैं लोग, हमें अभी गालियाँ देंगे कमेंट्स में, अगर किसी ने वीडियो देखी तो। यार मेरी आप स्ट्रेटेजी यही है बेस्ट कि यार आप लोगों को गालियां पड़े, उसके बाद मैं जाके आपको उस पर पानी डालूं। लेकिन मेरा ख्याल है कि बेन स्टोक्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर, नॉट आई वुड से प्लेयर बट आई वुड से ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर एवर इन द क्रिकेट। मेरा ख्याल है वो अचीव कर लेगा। सिर्फ कैप्टनसी का एक चीज थी जो उसमें मिसिंग थी उसकी प्रोफाइल के अंदर, एंड ही हैज प्रूव येट अगेन कि मतलब मेरे ख्याल से उससे इस वक्त बेहतर कैप्टन कोई नहीं है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और जो उसके साथ कॉम्बिनेशन उसका ब्रैंडन मैकलम का बन गया है, आई थिंक इट्स अ रूथलेस कॉम्बिनेशन। और सिर्फ ये पाकिस्तान की बात नहीं है, आई थिंक इंडिया एंड अदर टीम्स जो कि स्पिन ट्रैक पर रिलाई करते हैं, दे शुड रियली वरीड अबाउट कि अगर वो इस तरह की क्रिकेट ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं तो स्पिन ट्रैक पे भी अगर वो पहले दिन में 400-500 रन डाल देते हैं तो दे हैव नाउ गुड इनफ बॉलिंग जो कि किसी भी टीम को आउट कर सकती है ऑन अ गिवन डे। जी, बिल्कुल यहीं पे इसको खत्म करते हैं। आई थिंक वी हैव सेड इनफ टुडे। इससे ज़्यादा कहेंगे तो लोग भरपूर गालियाँ निकालेंगे हमें। और थैंक यू सयाल भाई फॉर योर टाइम एंड फॉर योर लवली इनपुट्स, एंड यासिर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। और फाइनली मैं एक बात कहूँगा कि वो एक सेइंग है ना कि गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की 1 दिन की ज़िंदगी बेहतर है। बाबर यार आज़म को जहांगीर भाई ये कंटेनर पे सुन चुके हैं बहुत दफा, वे बस कर दें जी, यार। जी, जी, बिल्कुल। बाबर आज़म का जो नाम है ना, बाबर का मतलब है शेर। तो शेर बन के दिखाओ यार। जाओ अपनी